हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू भिवानी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल से हम जो आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 11th क्लास का एनुअल एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। कौन से पॉलिटिकल साइंस का हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, सारे बच्चे ले सकते हैं। और उसमें हम दो बुक को फॉलो करते हैं। मेनली हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और रेफरेंस बुक भी करते हैं, बट वो एनसीईआरटी के बेस पे ही उस रेफरेंस को हम फॉलो करते हैं। रेफरेंस में थोड़ा सा लक्ष्मीकांत का टच देते हैं। एनसीईआरटी में दो बुक चलता है हमारे यहाँ। एक बुक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, और दूसरा बुक जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, थियरी की बुक है, पॉलिटिकल थियरी की बुक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है उसमें थोड़ा सा हम लक्ष्मीकांत को भी थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए, तो उसमें आपका एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इनफ नहीं है, तो थोड़ा सा हम लक्ष्मीकांत को भी कवर करके हम चलते हैं ताकि वाइड डायमेंशन को कवर कर सके। हमने जो पेपर बनाया है उस पेपर में आज का जो ये जो पोर्शन है उसमें हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और हमने इस पूरे 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स के एमसीक्यू डाले हैं, जो कि सीबीएसई का पैटर्न है, उसी के हिसाब से हमने पेपर बनाया है। तो इसमें से थोड़ा सा देखते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और हमने इस तरह से वो क्वेश्चन को डिजाइन किया है कि बच्चे अभी से ही फ्रॉम द अर्ली स्टेज इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सके स्कूल लेवल पे ही। तो जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा देखिएगा ध्यान से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए एनुमरेशन ऑफ पार्ट 4 of the constitution from article 36 to 51 regards the framing of the constitution derived inspiration from which of the following। अब ये क्वेश्चन है कि आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है, हमने देखा है, नॉन जस्टिसिएबल है। बट ये होता है कि वो सोर्स कहां से है, उसका जो सोर्स है वो कहां से है। मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो एक पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, और पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और पार्ट 4A जो है उसमें फंडामेंटल एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने उसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, बिल्कुल सही है, पार्ट 4 में है, ये क्वेश्चन है। अब है कि क्या ये सोर्स कहां का है, तो ये सोर्स क्या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो बिल्कुल हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिया है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ये सोर्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। दूसरा ऑप्शन इसमें है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इनोमिनेटेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, तो जी बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें है कि गांधीयन आइडियोलॉजी क्या इसमें मेंशन है। अगर आप डीपीएसपी को टिपिकल देखिएगा, इसमें 3 तरह का आइडियोलॉजी मेंशन है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें 3 आइडियोलॉजी को लिया गया। एक गांधीयन आइडियोलॉजी को लिया गया है, एक आपका सोशलिज्म आइडियोलॉजी को लिया गया है, और एक इंटेलेक्चुअल लिबरल को लिया है, लिबरल। अब मेनली देखना है कि डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी एक विजन डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के लिए। अब जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें हमने डीपीएसपी को जस्टिसिएबल नहीं बनाया था, बट थ्रू एक्ट से हम डीपीएसपी को जस्टिसिएबल कर सकते हैं। तो डीपीएसपी में 3 तरह की आइडियोलॉजी है। गांधीयन आइडियोलॉजी भी है जिसमें गांधी की आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी जिसमें लोगों के वेलफेयर के बारे में है, और इंटेलेक्चुअल लिबरल आइडियोलॉजी है जिसमें इंटेलेक्चुअल थिंग्स जो दिया है, लिबरल डेमोक्रेसी की जो थिंग्स है उसको दिया गया है। जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत जो है वो आपका गांधीयन आइडियोलॉजी है कि विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना है, ये आपका गांधीयन आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, सरकार को फ्री वेलफेयर प्रोवाइड करना है गरीब तबके के लोगों के लिए, तो ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी करता है। और इंटेलेक्चुअल लिबरल आइडियोलॉजी की बात करें तो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेने की बात जो सरकार कर रही है वो आपका इंटेलेक्चुअल लिबरल आइडियोलॉजी है। तो यस, उसमें तीनों आइडियोलॉजी है, गांधीयन भी है, सोशलिज्म भी है और लिबरल भी है, तो ये चीज भी सही है।
और चौथा है कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इसको फ्रीडम स्ट्रगल से लिया गया है। तो ये बात भी दी है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर किया गया है, तो ये बात भी सही है। मतलब चारों बातें सही है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड 1 2 3, नहीं 1 2 3 चारों ऑप्शन सही है, 2 एंड 4 नहीं, ऑप्शन तो चारों सही है, 1 3 4 और 1 2 3 4 डी ऑप्शन बता रहे चारों सही है। अब मैं एक बार फिर से इसको बता देना चाहता हूं कि ये चारों कैसे सही है। कि डीपीएसपी जो है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये मेंशन था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो जर्नी होती है वो हम कहते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, बट ये बनने की जर्नी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वहीं से बनना चालू हो जाता है। बट 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो बेस बनता है और उससे ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। दूसरा है कि यस इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी है, तो बिल्कुल गांधीयन आइडियोलॉजी है। और चौथा है कि क्या ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताता है, तो हाँ ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये फ्रीडम स्ट्रगल की आइडियोलॉजी को भी डिराइव किया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। चारों थिंग्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कवर करता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 का पार्ट है जो जस्टिसिएबल है। अगर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी जा सकते हैं। अब पार्ट 4 ए जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया गया है जो नॉन जस्टिसिएबल है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था जिसको 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ब्रॉट किया था। बाद में 11th फंडामेंटल ड्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया है, जो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें मेंशन है। तो ये चीजें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक विजन डॉक्यूमेंट है सरकार के लिए। हाँ मैंने ये बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये जस्टिसिएबल हो सकता है। थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग में जाए तो ये जस्टिसिएबल हो सकता है। कैसे? अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ ले आए। फॉर एग्जाम्पल गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें तो आर्टिकल 40 है। 40 में क्या था कि विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना है। अब सरकार ने विलेज पंचायत को लाने के लिए सरकार ने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट किया, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया। 73rd से रूरल लोकल बॉडीज और 74th से अर्बन लोकल बॉडीज को एस्टेब्लिश किया सरकार ने। ठीक है, अब ये जो है अगर ये कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने यहाँ विलेज पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि जब तक उसके ऊपर लॉ नहीं बना तब तक आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, बट जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉ बना दिया है और तब वो वायलेट हो रहा है तब उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट नहीं जा सकते उस मैटर को देखे तो आर्टिकल 44 जो है वो अभी केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है, ये बोलता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लाएंगे, पूरी कंट्री में एक समान कानून बनाएंगे। तो वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पैन इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ कुछ स्टेट ने इसको इंप्लीमेंट करने की बात की, जैसे उत्तराखंड ने किया है, गोवा ने किया है, बाकी पैन इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर ये इंप्लीमेंट होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है, तब जाकर के अगर ये वायलेट होता है तो यू कैन अप्रोच टू कोर्ट। बट जब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है आप इस बात के लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि आप इसको इंप्लीमेंट कराएं। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराएगी बिकॉज ये विजन डॉक्यूमेंट है सरकार के लिए। कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि नहीं, सरकार के ऊपर ये प्रेशर नहीं कर सकता कि नहीं इसको आप इंप्लीमेंट करें। कोर्ट रिकमेंड कर सकता है कि गवर्नमेंट को कि ये चीज करना चाहिए, ओनली रिकमेंड कर सकता, प्रेशर नहीं कर सकता। तो ये डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग था, इस पे बेस्ड एक एमसीक्यू था, थोड़ा सा टिपिकल एमसीक्यू था। आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और में था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे तो आ गया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें तो। इस क्वेश्चन का देखें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है बोरोड किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज को बोरोड किया, बहुत सारी चीज को बोरोड किया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोरोड है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो हमने कुछ चीज बोरोड किया, वहां से क्या किया है जरा इसको देखते हैं। यहां से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो किया। ठीक है,
अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखें तो यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया और जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया। जुडिशियल रिव्यू, जो आपका फंडामेंटल राइट है और जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, इसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया कि फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू। अब फंडामेंटल राइट मैंने बताया कि आपका राइट्स है, जो भी सिटीजन है या नॉन सिटीजन, उसको एक सर्टेन सेट्स ऑफ राइट्स मिला है। अगर वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो उनको सर्टेन सेट्स ऑफ राइट्स मिला है, दैट इज फंडामेंटल राइट। वो सिटीजन को भी है, नॉन सिटीजन को भी है। इस बात को कंफ्यूजन में ना रखें, सिर्फ सिटीजन को है, वो सिटीजन को भी है और नॉन सिटीजन को भी है। उसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जब क्लास में आएंगे तो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को है और कौन सा फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को भी है। जुडिशियल रिव्यू कि फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है तो जुडिशरी को पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है उसको रिव्यू करे कि क्या वो लॉ जो है या कोई फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा है, वो जो लॉ लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया वो लॉ कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वो वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर हमने यूएस से बोरोड किया है। अब आयरलैंड से तो हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने जो चीज लिया वो उसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बोरोड किया। क्या बोरोड किया, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीज को बोरोड किया। जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद हमने बहुत सारी चीज को फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया, और वो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी का कॉन्सेप्ट, के कॉन्सेप्ट को हमने बोरोड किया आपके फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से रिव्यू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब दो तरह का गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है, पीएम जो है वो हेड है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड है। एक तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझ ले। दूसरी बात को ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, लोकसभा के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली रिजाइन हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मींस प्रेसिडेंट अपने लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों है, बिकॉज हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, ब्रिटिश में यही कॉन्सेप्ट चल रहा था, यूके में, ब्रिटेन में यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया और डायरेक्टिव और आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया और इसको पार्ट 4 में रखा, इसको पार्ट 3 में रखा। और आपका फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी को लिया है। साथ ही साथ एक और चीज रहता है, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी ये कहां से लिया हमने, अगर इसको देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने आपके यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अगर आप जिस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटी कुछ था नहीं, हमने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको इंप्लीमेंट किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने इसको इंप्लीमेंट किया, और हमने किसको कहां से लिया, यूएसएसआर, जो मॉडर्न अभी रशिया है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। तो आपको समझ लेना है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को लिया, जो कि विजन डॉक्यूमेंट है, पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया। फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका आर्टिकल 51A क्लॉज ए से लेकर के आर्टिकल 51A क्लॉज के तक का आपका डीपीएसपी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन अगेन काफी यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को कोशिश किया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से इस क्वेश्चन को बनाया जाए, और ये हमारा एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। वो क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे और एलिमिनेशन के मेथोडोलॉजी को लाओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इलेक्शन कमिश्नर से को लेकर के ये उसको देखना है और स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 है द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का, वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, ईसी और एक और ईसी होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब इसका भी अपॉइंटमेंट और इस दोनों का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर इसकी थोड़ी सी कहानी में बता देना चाहता हूं, इनिशियल टाइम में एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया आफ्टर द टीएन सेशन के बाद। टीएन सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उसके बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया है। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर और जो है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन तीनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मतलब इस बात को आप टिक करें। अब इसमें से देखिए किस किस ऑप्शन में 1 है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इट मींस एक ऑप्शन को आपको हटा देना है, मतलब इसको आप कट करें, इसको भूल जाइए, ये नहीं है सही आंसर। अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आपने एक को हटाया, आपका 75% चांसेस है कि क्वेश्चन अब सही होगा। पहले मतलब सॉरी 33% चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपने 4 ऑप्शन को में से एक ऑप्शन को हटा दिया। तो 33% चांसेस अब आपके हो गए क्वेश्चन सही होने के। पहले 25% चांसेस थे। दूसरा है चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन shall be equal power and receive equal salary allowances and other prerequisites। कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो और हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर, वो इक्वल सैलरी पाते हैं, इक्वल सैलरी पाते हैं, इक्वल अलाउंसेस पाते हैं और सब कुछ, मतलब दोनों चीज इक्वल पाते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाता है वही चीज अदर इलेक्शन कमिश्नर भी पाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये बात भी। अब तीसरा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट को रखना है कि ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब इसको आप कट कीजिए। अब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है? 50% की प्रोबेबिलिटी है। 2 ऑप्शन को, इसको भी आपने हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% होगी। 2 ऑप्शन को आपने हटा दिया। अब ऑप्शन ए बचा है या डी बचा है? थर्ड ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तभी तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो उससे पहले नहीं है। भाई इतना बड़ा पोस्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है समझ रहे? वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और एक बॉडी और होता है दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा है? कि जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, बट सरकार ने लॉ बनाकर उस बॉडी को एस्टैब्लिशमेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है सीबीआई के बारे में, बट दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपका सीबीआई बना। वैसे सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संथानम कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही बना आपका सीबीसी। ये सरकार ने एक्ट लाके बनाया है, ठीक है। सीबीआई सरकार ने एक्ट लाके बनाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा है तब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और प्रेसिडेंट की जिस दिन इच्छा खत्म होगी, इट मींस जब तक सरकार, केंद्र सरकार, जो सरकार सेंटर में है वो चाह रहा है तब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। मतलब टेन्योर ऑफ सिक्योरिटी उसको नहीं है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा ठीक सोचे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और क्या वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की इच्छा तक ही काम करेगा? नहीं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आप इसको तीसरे को हटा देंगे तो आपका ये आंसर बचता है और 1 और 2 सही आंसर है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बता देता हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देयर इज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। इन तीनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अब क्या इनको, ये तीनों को इक्वल सैलरी मिलता है, इक्वल पावर, इक्वल अलाउंसेस? बिल्कुल सही बात है। जब फॉर एग्जांपल किसी मैटर पे डिस्प्यूट होगा या किसी मैटर पे वोटिंग की बात होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 3 इलेक्शन कमिश्नर, तीनों की बात को कंसीडर किया जाएगा और मेजोरिटी से जो डिसीजन आएगा उसको माना जाएगा। इट मींस ही इज द चीफ, बट तीनों का पावर इक्विवेलेंट है। हाँ, लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात होगी, 2 ईसी को हटाने की बात होगी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना पड़ेगा।
क्या इसका टेन्योर फिक्स है? टेन्योर तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। इसका टेन्योर है 65 और 6 ईयर विच इज अर्लियर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो उसमें यह नहीं लिखा है 65 ईयर और 65 ईयर्स और 6 ईयर विच इज अर्लियर, वो मेंशन है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर बना और प्रेसिडेंट ने जब चाहा तब उसको हटा दिया, बिल्कुल नहीं। उसका टेन्योर फिक्स है 6 ईयर और 65 ईयर्स विच इज अर्लियर। अब इसका मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो 62 के एज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, सीईसी बनता है 62 के एज में। मैक्सिमम एज कितना है? 65 ईयर के एज तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। अब 65 ईयर के एज पहुंचने में उसको 3 साल का टेन्योर बचा है, तो वो 3 साल ही करेगा। इन दोनों चीज में जो पहले आ जाए, वो 65 साल की उम्र तक करे या 6 साल पूरा करे, जो पहले आ जाएगा, तो 65 साल पहले आ गया, वो 3 साल ही रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन 59 ईयर के एज में बना और रिटायरमेंट का ईयर क्या है? 65। ये पूरा 6 ईयर कंप्लीट करके वो 65 के एज में रिटायर करेगा। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको स्क्रूटिन कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स टेन्योर दिया गया है 6 ईयर और 65 व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये बात है। अभी सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूं। सरकार ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक अमेंडमेंट लाया है, मैं थोड़ा सा उसको बता देना चाहता हूं कि वो क्या है अमेंडमेंट। अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर बना सकता है। अभी सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट में ये लाया कि जो आपका इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी होगा, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, और एक मेंबर जो होगा वो मेंबर होगा लॉ मिनिस्टर। 3 मेंबर बॉडी होगा, और ये 3 मेंबर बॉडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेंगे। इससे पहले तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, बट इसमें क्या अगर देखें तो यूनिनमस डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन कंसेंसस से लेना है, यूनिनमस डिसीजन नहीं लेना है। तो सेंटर का भी एक पर्सन है, लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक है, तो 2 मिल करके, लीडर ऑफ पोजीशन का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, तो इसमें 2 पर्सन मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सरकार ने इसके ऊपर एक अलग से बिल लाया है पार्लियामेंट में, इसी साल आपका विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में इसमें लाया था, और कांग्रेस पार्टी और जितने भी अपोजिशन पार्टी उसने बाइकआउट किया। तो इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिसेंट जो एक्ट है वो क्या है, ये क्लियर है? इसका आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन फिर से उसके और में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का टिपिकल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो इनिशियल आपके शेड्यूल जो थे 8 थे, और अभी जो है 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल टोटल है। तो शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस शेड्यूल में क्या क्या चीज है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक थिंग्स है। अब क्वेश्चन है, मैं सारे शेड्यूल को नहीं बताऊंगा, बस मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो शेड्यूल है उसको बता देता हूं। 4th शेड्यूल के बारे में दिया कि 4th शेड्यूल क्या है, उसके सामने है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा इन यूनियन टेरिटरी, कि राज्यसभा और यूनियन टेरिटरी में जो सीट का एलोकेशन है क्या उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल सही है कि आपका जो 4th शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा के बारे में ही बताता है, और यूनियन टेरिटरी में, जैसे अगर आप देखें तो राज्यसभा का जो सीट एलोकेट होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो राज्यसभा का सीट एलोकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से राज्यसभा का 5 सीट है, आई थिंक, मैं करेक्ट है? यस, 5 सीट है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां राज्यसभा की 16 सीट है। ठीक है, तो ये कैसे 16 सीट कैसे फुलफिल करेगा कि हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 90 है, और 90 में से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को कितना नंबर ऑफ एमएलए है, वो डिसाइड करेंगे कि कितना राज्यसभा का जो सीट है वो कैसे होगा। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और पुडुचेरी है, 8 यूनियन टेरिटरी भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसके सीट के बारे में क्या 4th शेड्यूल में है? बिल्कुल सही है, उसमें है। अब 6th शेड्यूल दिया है, प्रोविजन रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया
क्वेश्चन है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, क्या फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया के बारे में है प्रोविजन? सिक्स शेड्यूल में नहीं, ये तो फिफ्थ शेड्यूल में है। प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में ये आपका फिफ्थ शेड्यूल में क्वेश्चन है। फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है प्रोविजन रिलेटेड टू द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में क्या प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपके सिक्स शेड्यूल में नहीं, फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। अब सिक्स शेड्यूल में क्या है कि शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, आई थिंक इनके बारे में स्पेशल प्रोविजन जो मेंशन है वो है। और 10th शेड्यूल जो है उसमें क्या मेंशन है, क्या ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, मतलब दूसरा जो है वो दो को हटा यहां कट करे, यहां कट करे, ये दोनों आपका कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा आंसर गलत है। तो अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 50% हो गई। ये सही होगा या ये सही होगा, ए सही होगा या सी सही होगा। अब 10th देखते हैं, 10th को देखना पड़ेगा। 10th शेड्यूल प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि क्या प्रोविजन जो है वो रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब 10th शेड्यूल को अगर आप देखें तो 10th शेड्यूल में है क्या, 10th शेड्यूल जो है उसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लाया था, कब लाया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राजीव गांधी ने 10th शेड्यूल लाया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये है क्या, अगर आप देखें तो आपने 10th क्लास के बुक में पढ़ा होगा कि आया राम गया राम का एक कॉन्सेप्ट आया था, कि हरियाणा में ही, कि आया राम गया राम का एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक पर्सन एक दिन में कई बार दल बदल कर लेता है। वो गया राम नाम से पर्सन था, उसने कई बार एक दिन में कई बार उसने दल बदल कर लिया, उससे आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट आया। और इस कॉन्सेप्ट में था कि कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन एक्स नाम से एक पर्सन है जो किसी एक्ट ए नाम से पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आया, लेकिन कल जाकर के वो किसी बी नाम के पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। वो सिंबल ए नाम के पॉलिटिकल पार्टी से आया और चला गया बी नाम के पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्या उसका एग्जिस्टिंग रहेगा? कल बी नाम का पॉलिटिकल पार्टी उसको 5 करोड़ रुपया ऑफर करता है, तो वो चुन के तो आया ए पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे और चला गया बी नाम से पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? क्या उसका आपका मेंबरशिप एग्जिस्ट करता है? नहीं, पहले ही एग्जिस्ट करता था बिफोर 1985, बट आफ्टर एंटी डिफेक्शन लॉ की, फॉर एग्जांपल ए पर्सन एक्स नाम से एक पर्सन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं इसलिए मैंने एक्स यूज किया, एक्स नाम से एक पर्सन है और वो ए नाम से किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आया, और चुन के आने के बाद वो ज्वाइन कर गया बी नाम से पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्या उसके क्या वो एक्चुअल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। साथ ही साथ इस पे और प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल पार्टी है ए और उसने आपको गाइडलाइन दिया कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में या मेंबर ऑफ या लोकसभा में हमें इस तरह से, हमें पार्टी का गाइडलाइन ये है कि हमें इस तरह से वोटिंग, इस बिल के फेवर में हमें वोटिंग करना है, पार्टी के डिसिप्लिन को मानना है, और आपने नहीं माना तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा एंड यू आर नो मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रिसेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी अगर कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो फ्लोर टेस्ट हुआ है बिहार में। बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है ये 243 है, और वहां पे फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी नाम से पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, राष्ट्रीय जनता पार्टी। अब राष्ट्रीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके बेटे तेजस्वी यादव उसको लीड कर रहे हैं। अब उसके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में वोट कर दिए, है वो चुन के तो आए थे कि आरजेडी के सिंबल पे, लेकिन उन्होंने वोटिंग के टाइम पे जब फ्लोर में टेस्टिंग करना था, फ्लोर टेस्ट होना था, पार्लियामेंट में अपना बहुमत सिद्ध करना था, तो उस समय वो बीजेपी के साथ प्लस जेडीयू का जो अलायंस है जिसको एनडीए बोलते हैं, एनडीए के साथ वो चले गए और उनके फेवर में जाकर उनके साथ वोटिंग किया। मतलब उन्होंने आरजेडी के अगेंस्ट में वोटिंग किया, बट चुन के किसके साथ आए? आरजेडी के सिंबल पे। तो क्या वो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे? नहीं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, ही इज नो मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये 10th शेड्यूल में ये है, उसके बारे में डिटेलिंग है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा और एक और डिटेल की बात करूं, अगर आपने महाराष्ट्र का थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ते होंगे, बट वहां पे नहीं लगा है ये शेड्यूल, क्यों नहीं लगा? महाराष्ट्र के बारे में देखिए, महाराष्ट्र में 2 पॉलिटिकल पार्टी में अभी फ्रिक्शन हुआ, वन फॉर एनसीपी, अनदर इज शिवसेना।
इस दोनों में फ्रिक्शन हुआ। एनसीपी का जो गुट था उसका दो गुट बन गया, एक शरद पवार का गुट बन गया, और एक अजीत पवार उसके भतीजे का एक गुट बन गया। दूसरा शिवसेना, उसका एक गुट था उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ वन पर्सन आई एम नॉट रिकॉग्नाइज, एक नाथ शिंदे। ओके यस, एक नाथ शिंदे। अब क्या हुआ कि एनसीपी का जो मेन फ्रैक्शन था, मैंने बताया कि अगर कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आता है और वो छोड़ देता है उस पॉलिटिकल पार्टी को, उसका ऑटोमेटिकली उसका मेंबरशिप चले जाएगा। बट अगर 1/6 मेंबर अगर उस पार्टी को छोड़ देते हैं, 2/3 मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तब उसका मेंबरशिप नहीं जाएगा। 2/3 मेंबर अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर जाते, मर्ज करते, दैट इज कॉल्ड मर्जर, तब नहीं जाएगा। यहां पे लड़ाई क्या था कि एनसीपी का असली हेरिटेंट कौन है, हु वाज द ओरिजिनल इनहेरिटेंट ऑफ एनसीपी। अब कोर्ट ने भी इसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं दिया, बट इस केस के ऊपर कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया शिवसेना के ऊपर। एक नाथ शिंदे को बताया कि यस दिस इज द एक्चुअल शिवसेना, और उद्धव ठाकरे को ग्रुप बनाया कि नो यू आर नॉट द एक्चुअल शिवसेना। ठीक है, तो ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी ने लाया था, बिकॉज पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन रहे, पॉलिटिकल पार्टी में भी डिसिप्लिन बना रहे, और उसमें खरीद फरोख्त की बात ना हो पाई कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप चुन के आए और पैसे के लिए आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो वो पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी के स्पिरिट को वायलेट करता है, तो उसके अगेंस्ट था, तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ था। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखें 1-3 ऑप्शन आपका सही जा रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन आपका डीपीएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा क्वेश्चन इससे पढ़ लेता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर इन प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी। ये पेयर है, और प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी किस आर्टिकल पे है उसको जरा देखना है। ऑप्शन 1 जो है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इसके सामने जो ऑप्शन दिया है ये आर्टिकल 40 का ऑप्शन दिया है। क्या आर्टिकल 40 में ये है? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये आर्टिकल 40 में नहीं दिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन आर्टिकल 43 में दिया गया है। दूसरा प्रोहिबिट द काउ स्लॉटर के बारे में प्रोहिबिट करने का प्रोविजन क्या आर्टिकल 47 में दिया गया? नहीं, ये तो 48 में दिया गया है, काउ स्लॉटर को बंद करना है। और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या ये आर्टिकल 48 में? हाँ, ये तो बिल्कुल 48 में, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बट प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री क्या आर्टिकल 40 में नहीं, ये 43 में है, ये 40 में नहीं है। 40 में क्या है मैंने बताया था, विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करने की बात थी, विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करने का जो बात था, ये आर्टिकल 40 में। प्रोहिबिट ऑफ काउ स्लॉटर ये 48 में। 47 में क्या है आपका? 47 में आपका पब्लिक हेल्थ के बारे में है कि पब्लिक हेल्थ और लिकर को बैन करना है। अगर आप 47 में देखें तो इसमें पब्लिक हेल्थ, लिकर बैन के बारे में कि शराबबंदी करना है और पब्लिक हेल्थ को के बारे में काम करना है। और 40 में आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत है। 43 में जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री 43 में है, 40 में नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A में है, बिल्कुल सही, ये तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, बाकी आंसर गलत है। बाकी डिटेलिंग में डीपीएसपी के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, और वो आई थिंक जो बच्चे हैं जो आंसर की का वेट कर रहे हैं उनके लिए अनजस्टिस हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसी कारण इसको नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल यूपीएससी टाइप। हमारा जो क्लासेस के जो मेजोरिटी क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनडीए में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, आपका सीडीएस में, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ज्यादातर उसमें एमसीक्यू में हमने अपलोड किया है। क्वेश्चन है, अब बेसिक थिंग्स है, प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बिल्कुल ही थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन तो बेसिक है, प्रीएम्बल से रिलेटेड, बट बिल्कुल घुमा के पूछा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इट वाज नॉट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में से कौन सा है? क्वेश्चन है ऑप्शन वन जो है, वन स्टेटमेंट जो है, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। क्या ये 26 नवंबर 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, क्या उसका पार्ट नहीं था? 26 नवंबर 1949, ठीक है, उस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एडॉप्ट हुआ, क्या उसका पार्ट नहीं था? नहीं, उसका पार्ट था। प्रियम्बल, आपका जो प्रियम्बल था वो आपका उस 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ, यस, उसका पार्ट था। इट इज स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज ए ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये बिल्कुल ये बताता है। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोlemnly resolve that इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसमें ये भी वर्ड है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये वर्ड आया कहां से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। ये वर्ड आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। अब तीसरा क्वेश्चन है, इट वाज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज, मतलब पहला जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन पे आ जाए। अब पहला जिसमें उसको कैंसिल करें, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है दूसरा, बी और सी ऑप्शन बचता है। तीसरा नंबर में स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट वाज द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द बेरूबरी केस 1960। कि फर्स्ट टाइम में बेरूबरी केस में इसको बताया कि यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का केस को, तो बेरूबारी जो केस था उसमें तो ये बताया कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबारी केस जो फर्स्ट टाइम हुआ था बेरूबारी केस, उसमें यही बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन एलआईसी और केशवानंद भारती के केस में ये कहा गया कि नो, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है, तीसरा गलत है और ये ऑप्शन सही है। ओनली 2 ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मतलब प्रियम्बल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन अडॉप्ट किया, क्या वो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का? बिल्कुल सही, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। और उसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बात है। ओरिजिनल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, और ये दोनों वर्ड आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। और बेरूबारी केस में ये डिसाइड हुआ कि ये आया था फर्स्ट टाइम जो 1960 में बेरूबारी केस आया था, उसमें यह है कि नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेटर आया, यस, इट इज द 1960 के बाद जो आया, यस, इट इज द एलआईसी केस और केशवानंद भारती के केस में ये आया, यस, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी जो है ये जजमेंट यही है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल बट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, सेंटर स्टेट फेडरलिज्म जो चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमीशन आर रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कौन सा कमिटी और कौन सा कमीशन बताता है? मतलब केंद्र, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में ये कौन सा कमीशन बताता है? भाई सेंटर में सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में कौन सा कमीशन बताता है? अब बताऊं कि ये दैट इज द सेंटर स्टेट रिलेशन इज द टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। अब क्या राजमन्नार कमीशन बताता है? बिल्कुल ये भी बताता है। अब एक ऑप्शन जिसमें उसको सही करें, ये और ये, इसको हटा दें। दूसरा है सरकारिया कमीशन, बिल्कुल है भाई, सरकारिया कमीशन तो बिल्कुल डिटेल में बताता है। तो 2 जिसमें है ये और ये, इसको हटाइए। मुंशी कमीशन, वो भी बताता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। ये सब कमीशन है, अलग अलग टाइम में सरकार ने इसको बनाया है केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ये भी बताता है। तीसरा और फजल अली कमीशन, अगर आप फजल अली कमीशन देखिए तो वो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में नहीं बताता है। इसके लिए 11th क्लास में भी आपका पॉलिटिकल साइंस में और 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फजल अली कमीशन के बारे में दिया गया है। फजल अली, अब मैंने बताया था कि इंडिया जिसमें इंडिपेंडेंट हुआ उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी था। जब भारत आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी था। और भी स्टेट बनना था उसमें। आपका हरियाणा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसमें पंजाब और हरियाणा एक ही, पंजाब हरियाणा और हिमाचल एक ही पार्ट था, एक ही था, आपका वेस्ट पंजाब का पार्ट था।
तो फजल अली कमीशन जो था, उस कमीशन ने रिकमेंड किया था, वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन जो था उसका उसने रिपोर्ट किया था कि स्टेट को डिवाइड करने की जरूरत है, इतना बड़ा बड़ी स्टेट है, उसको लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करने की जरूरत है। मतलब लैंग्वेज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द कंट्रोल एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। लैंग्वेज एक वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को बता रहा था, एसआरसी के बारे में था। फजल अली कमीशन जो है वो एसआरसी के बारे में बता रहा था। तो फजल अली कमीशन जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में नहीं था, वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन, नया स्टेट को बनाने की जो कमीशन है उसके बारे में बता रहा था। तो इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में राजमंडार कमीशन, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, ये तीनों बनाता है। फजल अली कमीशन नहीं बताता है। और ऑप्शन जो सी है, बी है, सॉरी 1 2 3 वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम इस वीडियो को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। ये आपका लोकल गवर्नमेंट नाम से एक चैप्टर है और उसी में से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल के किस लिस्ट के अंदर आपका 7th शेड्यूल जो है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 7th शेड्यूल, उसमें क्या है कि एक है सेंट्रल लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट उसको बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, मतलब यही देख लेते हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट और रेसिडुअल, कि लोकल बॉडीज किस लिस्ट के अंदर है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर लोकल बॉडीज नहीं है, गलत है। सेंटर कंकरेंट के अंदर भी नहीं है और रेसिडुअल के अंदर भी नहीं है, ये स्टेट के अंदर है। अब कैसे है मैं देखता हूं। यूनियन लिस्ट वो है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। एक्सक्लूसिव पावर ओनली यूनियन गवर्नमेंट को है उसके ऊपर लॉ बनाने का, राज्यों को कोई पावर नहीं है उसके ऊपर लॉ बनाने का। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी, सरकार को कितना करेंसी प्रिंट करना है, डिफेंस क्या रहेगा, फॉरेन अफेयर क्या रहेगा, कम्युनिकेशन क्या रहेगा, इन सब पे सेंटर, एटॉमिक एनर्जी, इन सब के ऊपर एक्सक्लूसिव पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है लॉ बनाने का। मतलब यूनियन लिस्ट में है, यूनियन गवर्नमेंट ही इसके ऊपर लॉ बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता। बट कुछ ऐसी थिंग्स है जिसपे राज्यों को पावर है। फॉर एग्जाम्पल लोकल बॉडीज पे लॉ बनाने का पावर। अब इसको केंद्र सरकार ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंप्लीमेंट तो किया है, बट इसको इंप्लीमेंट करने की, मतलब ग्राउंड लेवल पे सेंटर ने लॉ बनाया है, लॉ बना के राज्यों को बोला कि आप अपने यहां इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से इंप्लीमेंट कीजिए और कंपलसरी किया है। तो लोकल बॉडीज पे लॉ बनाने का पावर वो आपको स्टेट लिस्ट में राज्यों का है। फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर, उस पे अगर लॉ बनाने के है तो वो स्टेट को का पावर है। अब कंकरेंट लिस्ट, उसमें सेंटर को भी है स्टेट को भी है, दोनों को है। बट उसमें अगर यूनियन गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल उस पे लॉ बनाता है तो स्टेट को वो लॉ मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और रेसिडुअल पावर, अब रेसिडुअल पावर क्या है कि वो थिंग्स जो ना यूनियन, फॉर एग्जांपल जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसको हमने डिवाइड नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में भी नहीं रख पाए, स्टेट लिस्ट में भी और कंकरेंट लिस्ट में, बिकॉज उस समय हम जानते नहीं थे कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इनहांसमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी को लेकर या आईटी को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के लॉ बनाना हो, तो वो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा नहीं कि इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, तो वो एक अलग ही बना दिया रेसिडुअल सब्जेक्ट। जो चीज जो ना यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, ना कंकरेंट के अंदर आता है, तो उसके ऊपर रेसिडुअल सब्जेक्ट के अंदर जाएगा और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव यूनियन ही लॉ बनाएगा। समझ में आया डिटेलिंग में? यूनियन के अंदर कुछ आइटम्स है, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ आइटम है, कंकरेंट के अंदर दोनों को लॉ बनाने का पावर है, बट सेंटर ने अगर लॉ बनाया है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। और रेसिडुअल पावर मतलब जो चीज तीनों लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं है और उस चीज पे अगर लॉ बनाने का बात हो, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, आईटी को लेकर के, ठीक है, बिटकॉइन जो है आपका वन ऑफ, इस सब के ऊपर अगर लॉ बनाना है, आईटी साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बनाना है, तो उसके ऊपर ये शेड्यूल सब्जेक्ट में जाएगा और उस पर एक्सक्लूसिव राइट है यूनियन गवर्नमेंट का लॉ बनाने का। तो लोकल बॉडीज जो है इसके ऊपर 7th शेड्यूल में है और ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बी आंसर ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए आज इतना ही, 4 ही क्वेश्चन देखते हैं, कल 5वें नंबर क्वेश्चन से कल देखेंगे, बिकॉज 14 एमसीक्यू है और काफी डिटेल में थोड़ा सा देख रहे हैं, तो इस वीडियो को हम 2 भाग में बांटेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम दूसरी
रेस्ट जो है 5th नंबर क्वेश्चन से हम 14th नंबर क्वेश्चन तक कल हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लर्निंग।